ओ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या किए थे? अब प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज में पार्ट नंबर 12 तक हम लोग डिस्कशन कर लिए थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, पार्ट नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग कुछ 4 से 5 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग अपने जो लास्ट टॉपिक है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक चैप्टर का, लोकस डायग्राम, उसको प्लॉट करना हम लोग सीखेंगे। उसमें हार्डली 3 से 4 लेक्चर लगेगा। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। आज की क्लास में मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग का है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना। 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर एक और आगे के पार्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज रखेंगे, उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए देखिए 52 नंबर का ना। 51 नंबर तक का क्वेश्चन हम लोग डील कर चुके थे लास्ट क्लास में। हम लोग 52 से स्टार्ट करें। देखिए 52 नंबर का क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए एक बार। इसमें दिया गया है कि 3 पॉइंट्स हैं जो कि एक ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं। कौन से? ए, बी और सी, ठीक है। अब ए पॉइंट है Z1, बी पॉइंट है Z2 और सी पॉइंट है Z3। और आपको कुछ कंडीशंस भी दे रखी हैं कि एंगल ए बी सी का पाई/4 है और ए बी अपॉन बी सी का जो रेशियो है लेंथ का वो √2 है। तो आपको क्या करना है, Z2 को निकालना है Z1 और Z3 की टर्म में। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करने का कोशिश कीजिए, ट्राई करिए, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। उसके बाद हम लोग इसका डिस्कशन आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आप लोग ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। तो होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा इसको। तो हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ना। देखिए बेसिकली दिया क्या गया हम लोग को 3 पॉइंट्स दिए गए। कौन कौन से 3 पॉइंट्स हैं? एक पॉइंट है ए, देखिए एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है ए हमारे पास जो कि है Z1, ठीक है। अब एक दूसरा पॉइंट है बी जो कि है Z2 और एक तीसरा पॉइंट है सी जो कि है Z3। अब ये तीनों पॉइंट क्या कर रहे हैं, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, सही। अब उस ट्रायंगल में आपको एक एंगल भी दे रखा है। अब वो ट्रायंगल का फॉर्मेशन किस प्रकार से करेंगे, ध्यान से देखिए। मान लीजिए एक ट्रायंगल हम बनाते हैं एक बार, ठीक है। देखिए ये ट्रायंगल आपका बना हुआ है। अब इसकी 3 वर्टिसेज हैं। कौन कौन से हैं? एक है Z1, एक है Z2, एक है Z3। तो मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है बी और ये वाला पॉइंट है सी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको आप सी मान लीजिए। अब अगर ये ए पॉइंट है यानी कि ये Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर ये बी पॉइंट है तो ये Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर ये सी पॉइंट है तो ये Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, आपको दिया क्या गया है? देखिए दिया यह गया है कि जो एंगल ऑफ ए बी सी है, यानी कि जो ये वाला एंगल आपको दिया गया है, ये वाला एंगल, ये आपको पाई/4 बोल रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। और ये पाई/4 उसके साथ ही साथ में जो ये वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, इन दोनों का रेशियो आपको दे रखा है √2। तो आप लोग इसमें कैसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचिए। आप लोगों ने ट्राई किया होगा ना इस क्वेश्चन को। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग को दिया गया कि जो ए बी का जो लेंथ है वो बी सी का लेंथ है, उन दोनों का रेशियो आपको दे रखा है √2, सही। यानी कि क्वेश्चन में आपको देखिए लिखा लिखा हुआ है, इस जगह पे आप देखिए, इस जगह पे आपको लिखा हुआ है ए बी अपॉन बी से ये क्या है, √2 के बराबर है, सही। तो अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर ए बी लेंथ की बात करें, ए बी लेंथ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर हों या दो वेक्टर हों, उनके बीच का लेंथ कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? मान लीजिए Z1 और Z2 दो वेक्टर हैं, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इनके बीच का अगर आपको लेंथ निकालना तो क्या कर सकते हैं, Z1 माइनस Z2 का मॉड्यूलस, वही तो इसके बीच का लेंथ होगा, Z1 माइनस Z2 के बीच का मॉड्यूलस, ये किसके बराबर आएगा, इसकी लेंथ के बराबर आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे Z2 माइनस Z3 जो होगा इसका मॉड्यूलस, ये इसकी लेंथ के बराबर आएगा। यानी इन दोनों का जो रेशियो है वो किसके बराबर है, √2 के बराबर है, दिया गया है क्वेश्चन में। और आपको पाई/4 एंगल भी दिया गया। देखिए हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। अब आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया उसको आप एक बार नोट करिए। ऐसा आपको दिया गया है, जो ए बी का लेंथ है अपॉन में जो बी सी का लेंथ है, ये क्या है, √2 है, सही। अब आप ए बी वेक्टर को ध्यान से देखिए, जो ये वेक्टर है आपका, इसको आप कैसे बना सकते हैं, देखिए थोड़ा सा ट्राई कीजिए इसको समझने का। जो ए बी वेक्टर, मान लीजिए इस वेक्टर को आप इमेजिन कर रहे हैं, कौन से वेक्टर को, ये इस वाले वेक्टर को, बी से ए तक ये वेक्टर है, तो इस वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Z1 माइनस Z2, ठीक है। जो बी ए वेक्टर है वो क्या है, Z1 माइनस Z2। यहाँ से बी से स्टार्ट हुआ है तक गया है, तो क्या है, Z1 माइनस Z2, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब इसको अगर आप Z1 माइनस Z2 वेक्टर लिख रहे हैं और इसको आप क्या लिखेंगे, Z3 माइनस Z2 वेक्टर है, जो ये वाला वेक्टर है। अब ये Z1 माइनस Z2 है, ये है Z3 माइनस Z2। अब आगे देखिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं।
मतलब अगर आपको हम एक कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं, आप ध्यान में आपके होगा कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से किसी थीटा एंगल पर घूम रहे हैं, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? देखिए, जो Z1 माइनस Z2 है वो आपका Z3 माइनस Z2 से π/4 एंगल आगे है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं ना, Z1 माइनस Z2 अपॉन में Z1 माइनस Z2 का मॉड्यूलस, ये किसके बराबर आएगा? Z3 माइनस Z2 अपॉन में Z3 माइनस Z2 का मॉड्यूलस इंटू ई की पावर आयोटा π/4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो बहुत ही आसान सी चीज़ है, इसमें कोई नया बात तो है नहीं, ये चीज़ हम आपको समझा भी चुके हैं कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट करते हैं। ठीक है, मतलब इस Z3 माइनस Z2 से आपका π/4 एंगल आगे है Z1 माइनस Z2, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब जो ये Z1 माइनस Z2 का ये मॉड्यूलस लिखा हुआ है, ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन्हीं दोनों का रेशियो आपको √2 दे रखा है। मतलब जो Z1 माइनस Z2 का मॉड्यूलस है वो इस वाली वैल्यू का √2 टाइम्स है। सही, जो आपका Z3 माइनस Z2 का Z1 माइनस Z2 का जो मॉड्यूलस है वो इस Z3 माइनस Z2 के मॉड्यूलस का √2 टाइम्स है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं ना, देखिए क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे, आप ऐसा लिख सकते हैं Z1 माइनस Z2 अपॉन में √2 टाइम्स ऑफ Z3 माइनस Z2 का मॉड्यूलस है, और ये किसके बराबर है? Z3 माइनस Z2 अपॉन में Z3 माइनस Z2 का मॉड्यूलस। ठीक है, अब e की पावर आयोटा π/4 को आप क्या लिख सकते हैं? e की पावर आयोटा थीटा क्या होता है? कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी कॉस ऑफ π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये 1/√2 प्लस आयोटा बाई √2 आप इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए, अगर आप ऐसा लिख सकते हैं तो जो Z3 माइनस Z2 का मॉड्यूलस है ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। और जो Z1 माइनस Z2 है उसको आप क्या लिख सकते हैं? इस √2 को साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो, तो Z3 माइनस Z2 इंटू 1 प्लस आयोटा। यहाँ तक आपको समझ में आया? क्योंकि √2 मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस आयोटा ही बचेगा। अब देखिए किसको किसके टर्म में लिखना है उसको आप एक बार देख लीजिए। आपको लिखना है Z2 को Z1 और Z3 की टर्म में। देखिए Z2 को Z1 और Z3 की टर्म में आपको लिखना है, Z2 को Z1 और Z3 की टर्म में। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा ना। ये क्या है? Z1 माइनस Z2, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा? Z3 प्लस आयोटा Z3, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का Z2 माइनस का आयोटा Z2। सही है, तो आप Z2 को एक साइड रख दीजिए और Z1 और Z3 को एक साइड रख दीजिए। देखिए यहाँ पे Z2 जो है वो Z2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सही, अब आगे आप क्या कर सकते हैं? Z2 को ही लिखना है Z1 और Z3 की टर्म में। देखिए आयोटा Z2 आप इस साइड में लेके आ जाइए, आयोटा Z2 इसके बराबर आ जाएगा Z3 प्लस आयोटा Z3 माइनस Z1। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। तो आप Z2 को क्या लिख सकते हैं यहाँ से? Z3 प्लस आयोटा Z3 माइनस का Z1 अपॉन में आयोटा। तो आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये आंसर आपका हो जाएगा। सही, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको सिंप्लीफाई करके Z3 अपॉन आयोटा लिख सकते हैं, और Z3 अपॉन आयोटा क्या हो जाएगा? माइनस का आयोटा Z3, फिर आयोटा Z3 अपॉन आयोटा करेंगे तो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा Z3, तो Z3 माइनस का आयोटा Z3 और प्लस का आयोटा Z1 हो जाएगा ना। इसको आप और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम लिख के दिखा देते हैं आपको। देखिए जो ये आंसर आया ये भी सही है, आप थोड़ा और आगे भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है? Z2 इज इक्वल्स टू, आयोटा से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा? Z3 माइनस का आयोटा Z3 माइनस का Z1 अपॉन आयोटा, यानी आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो बन जाएगा आयोटा Z1। ठीक है, इतना पार्ट आपको क्लियर है? तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आप एक बार फिर से पूरा आपको ऊपर से नीचे तक यहाँ पे दिखाते हैं कि कैसे सॉल्व किया इसको हम लोग। देखिए सिंपली आपको 3 पॉइंट्स दे रखे थे जो कि एक वर्टिसेस को शो कर रहे थे, एक ट्रायंगल था। अब उस ट्रायंगल का कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया था कि एक एंगल उसमें π/4 है, और जो लेंथ का रेशियो है बी और BC का वो √2 दे रखा। तो आपको कुछ क्या निकालना था? Z2 और Z1, Z2 को निकालना था Z1 और Z3 की टर्म में।
तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। और देखिए कैसा डिस्कशन हम लोग यहाँ पे किए। ये लेंथ जो है वो इसका रूट टू टाइम्स है, तो हम उसी चीज़ का यहाँ पे यूज ले लिए, ठीक है, रूट टू टाइम्स इसका यूज ले लिए। जेड वन माइनस जेड टू अपॉन में जेड वन माइनस जेड टू का मॉडल, ये कॉन्सेप्ट होता है, आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर आप थीटा एंगल पे दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आप क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से उसका नोटेशन होता है ना। तो इसके 3-4 क्लास पहले हम लोग उसका डिस्कशन कर चुके हैं, कैसे वहाँ पे सब प्रूफ कैसे होता है हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा ना, तो यहाँ तक आप सॉल्यूशन एक बार नोट कर लीजिए इसको, जिनसे ना बना हो, जिनसे बना हो उनको अगर कुछ नई चीज़ देखने को मिली हो तो लोग भी इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लोग इसी तरीके से सॉल्व किए होंगे, क्योंकि एक नॉर्मल मेथड है, कन्वेंशनल मेथड, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं ज़्यादा सोचा जा सकता है। ये बेस्ट अप्रोच है, जितना है बेस्ट अप्रोच है। तो अभी हम लोग आगे और क्वेश्चंस को डील करेंगे, तो उन क्वेश्चन में आपको कुछ नई चीज़ें भी देखने को मिलेंगी ना, इसके लिए इतना सफिशियंट है। आप इतना अगर लिख ले रहे हैं, तो अगर आप ये टर्म लिख लेते हैं ना, तो ये टर्म लिखना आपके लिए बड़ी गुड थिंग है। अगर आप लिख लेते हैं तो ये आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो रोटेशन का पूरा टॉपिक इसी पर डिपेंडेंट है, ठीक है। और कई जगह पे ऐसे क्वेश्चन से भी बन जाते हैं जो कि आपको नॉर्मली समझ ही नहीं आएंगे। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप आसानी से उसको डील कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए 53 नंबर का क्वेश्चन, 53 नंबर का क्वेश्चन है। अब एक बार ध्यान से हम इसको पढ़ के बोल देते हैं। क्या देखिए, ए और बी दो है रियल नंबर्स हैं जो कि 0 और 1 के बीच में। इफ़ ए एंड बी आर रियल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1 और सच दैट 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं Z1, Z2, Z3। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, तो आपको ए और बी की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, इसका मतलब क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, तीनों साइड्स सेम, ठीक है। तो आप लोग इसको ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। देखिए उसके बाद हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। तो होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा इसको। अब हम लोग डील करते हैं, इसको ध्यान से समझिए। देखिए सिंपली अगर किसी को कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडिया थोड़ा कम है या बेसिक भी उसको अगर उतना नहीं आता, तो इस क्वेश्चन को डील कर सकता है। लेकिन अगर उसको केवल इतना पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, अगर वो एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा हुआ है तो वो एक्स कॉमा वाई एक पॉइंट को डिनोट करता है। अगर वो इतना ही जानता है तो बेसिक कॉन्सेप्ट से वो निकाल सकता है। उसको इतना तो पता होगा ना कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल हमको बोल दिया गया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलने से ही हम इतना समझ सकते हैं कि जो तीनों साइड बनेगी, तीनों साइड सेम होंगी और तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे। तो एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ नीड नहीं। अगर हम पहले अप्रोच में देखें, मान लीजिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज कुछ भी नहीं करेंगे, केवल एक बेसिक सा पॉइंट हमको पता है कि एक्स प्लस आयोटा वाई अगर लिखा हुआ है तो वह एक पॉइंट को डिनोट करेगा आर्गेंड प्लेन में, ठीक। उसी पॉइंट का यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम आपको दिखाते हैं इसको थोड़ा सा। कौन सा एक ट्रायंगल दिया गया, ध्यान से समझिए। एक ट्रायंगल आपको दिया गया, आपको एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स आपकी सेम है, सही, तीनों साइड्स आपके ट्रायंगल की सेम है। और एक मान लीजिए Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर और ये Z3 है, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में था बिल्कुल इसी की तरह है। मान लीजिए ए पॉइंट है, ठीक है, इसको मान लीजिए आप बी पॉइंट है, इसको मान लीजिए आप सी पॉइंट है, ठीक है। अब तीनों पॉइंट है। इसमें बोला क्या गया है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला अप्रोच हम आपको दिखाते हैं, ध्यान से समझिए। मेथड नंबर 1 आपको दिखा रहे हैं कि जो कि एक नॉर्मल मेथड होगा, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं करना है, बस लेंथ निकाल लेनी है और सबको इक्वल कर देना। लेंथ निकाल के इक्वल आप कर देंगे, फिर आपको इक्वेशंस मिल जाएंगे, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग और भी अप्रोच देखेंगे कि हम लोग कर क्या सकते हैं, सही, ध्यान से समझिए। तो ये आपको समझना पड़ेगा यहाँ तक, क्लियर। तो आपको क्या दे, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि जो Z1 है ये, देखिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडिया नहीं है, लेकिन आप इतना जानते हैं कि पॉइंट को डिनोट करेगा। तो कौन से पॉइंट को डिनोट करेगा, ए कॉमा 1 को, ठीक है, ए कॉमा 1 है। और बी वाला पॉइंट किसको डिनोट करेगा, 1 कॉमा बी को, सही, इसको डिनोट करेगा 1 कॉमा बी को, 1 कॉमा बी को ये डिनोट करेगा। और जो Z3 है वो क्या हो जाएगा, 0 कॉमा 0, ठीक है। तो आप को इतना तो पता होगा ना कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, यानी ए कॉमा 1 और 1 कॉमा बी का बीच का डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं आसानी से। ये डिस्टेंस आप लिख दीजिए, क्या है, ए माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये ए बी लेंथ है, सही है।
उसी प्रकार से आप BC लेंथ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या है BC लेंथ आप लिख सकते हैं आसानी से, क्या है 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर दिए और कुछ नया चीज़ नहीं की है। बस देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं a, 1 है और 0, 0 है, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट। ठीक है, अभी तीनों साइड्स आपको मिल चुकी हैं, तीनों साइड्स को आप इक्वल कर सकते हैं, उससे आपको इस आंसर मिल जाएगा ना। लेकिन ये मेथड तो जनरलाइज्ड मेथड है ना, इसको ज़्यादातर लोग यही यूज किए होंगे। जिनको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं भी पता है वो भी इसको इसी तरीके से करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट भी यूज करेंगे आगे अगले मेथड में। तो आप देखिए आगे क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग यहाँ पे, बस आपको क्या करना है, डिस्टेंस तीनों सेम कर देना है। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्वेश्चन में बोला हुआ है तीनों साइड तो सेम होंगी, तो आप तीनों साइड्स को सेम कर दीजिए। यानी कि तीनों साइड सेम है, मतलब जो ये लेंथ है वही ये भी लेंथ है, वही सेम ये भी लेंथ है, तो आप इक्वल कर दीजिए, इक्वेशन बना दीजिए। यानी कि a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 1 का होल स्क्वायर इसका अंडर रूट, ये किसके बराबर है 1 प्लस बी स्क्वायर के अंडर रूट के, और यही किसके बराबर है 1 प्लस ए स्क्वायर के अंडर रूट के। ठीक है, ये इक्वेशन आपको समझ। अब आप देखिए किसी भी दो चीज़ को मान लीजिए, आप ये पहला टर्म और ये दूसरा टर्म, इन दोनों को लेके आप सॉल्व कर लीजिए, फिर इसको और इसको लेके सॉल्व कर लीजिए, फिर किन्हीं भी देखिए इन तीनों में से आप किन्हीं भी दो को लेके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि तीनों इक्वल हैं। तो देखिए सबसे ईजी हमको क्या दिख रहा है कि दूसरा और तीसरा को हम लेके सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा और तीसरा लेके सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से दिख ही रहा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़ा टर्म नहीं बनने वाला, डायरेक्टली 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर है ना। देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, दोनों साइड में आप स्क्वायर कर दीजिए। देखिए दोनों साइड में अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी कि जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 0 आना चाहिए। तो दो केस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। तो जो ए स्क्वायर है वो हमेशा ही बी स्क्वायर के बराबर है, इतना तो हम समझ सकते हैं, सही। और यहाँ से आप क्या निकालेंगे कि a की वैल्यू आएगी b या तो माइनस बी, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब आप एक बार ऑप्शंस को देखिए, देखिए ऑप्शंस को भी देखते हुए चलना है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया तो ऑप्शंस पे भी आपको कंसंट्रेट करना है। देखिए a और b की वैल्यू जो ऑप्शंस में दे रखी है वो सेम ही दे रखी है। पहला है 1/2, दूसरा है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तीसरा है माइनस का 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, अब चौथा है स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1। मतलब हम इतना तो समझ सकते हैं कि जो चारों वैल्यूज़ हैं ए और बी की, चारों ऑप्शंस जो दिए गए हैं चारों, उसमें ए और बी की वैल्यू सेम आनी है ना। तो इतना तो हम आइडिया यहाँ से लगा सकते हैं ना। अगर आपको यहाँ पे अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आप दोनों केस लेके चलना पड़ेगा ना। मान लीजिए आप पहला क्या करते हैं, ए इक्वल्स टू बी लेके चलिए, ए इक्वल्स टू बी आप लेके चल सकते हैं। तो आप इस पहले और दूसरे एक्सप्रेशन को लेकर चलिए, ध्यान से समझिए। अभी हम क्या किए थे, दूसरे और तीसरे को लेकर चले, हमको एक कंडीशन मिल गया, क्या ए इक्वल्स टू बी हो सकता है या तो ए इक्वल्स टू माइनस बी होगा। ठीक है, दो केस हमारे पास यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक। तो अब आप क्या करिए, शुरू के जो दोनों इक्वेशन उसको आप लेके चलिए, ध्यान से समझिए। तो शुरू के दोनों इक्वेशन को लेकर चलिए, दोनों साइड स्क्वायर करिए, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 2a प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2b प्लस 1, ये किसके बराबर आएगा बी स्क्वायर प्लस 1 के। अब बी स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से एक 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब आप समझिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं। देखिए एक कंडीशन हमको मिल चुका है, या तो ए की वैल्यू बी के बराबर आएगी या तो ए की वैल्यू माइनस बी के बराबर आएगी। तो हम ऑप्शंस को देख के डिसाइड कर सकते हैं कि ए की वैल्यू माइनस बी तो हो नहीं सकती, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम दे रखा है, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इग्नोर नहीं करना चाहते हैं तो आप केसेस में पुट करके चेक कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिसिंग मोड में हैं तो आपको दोनों केस ट्राई करना चाहिए। लेकिन अगर आप एग्जाम हॉल में हैं तो आपको डायरेक्टली देख के समझ जाना चाहिए कि ए इक्वल्स टू माइनस बी वाला केस कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि ए इक्वल्स टू माइनस बी हो नहीं सकता ऑप्शंस के हिसाब से, तो हमको ए इक्वल्स टू बी ही यहाँ पे देखना। ए इक्वल्स टू बी हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस का 2a माइनस का 2b प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इतना तक आपको क्लियरली समझ में आया। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए अगर ए इक्वल्स टू बी आप पुट करेंगे या बी इक्वल्स टू ए पुट कर सकते हैं, दोनों केसेस सेम है। तो मान लीजिए ए स्क्वायर है, अब बी को ए पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा माइनस का 4a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको ए की दो वैल्यूज़ मिलेंगे, सही।
दो वैल्यूज मिल सकती है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो सॉल्यूशन आपको देगा। अब मान लीजिए श्रीधराचार लगा के दोनों सॉल्यूशंस को निकाल लेते हैं। कैसे आप निकालेंगे? a इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन 2a होता है ना, यानी कि 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 4ac यानी कि 4 अपॉन में 2a। ठीक है, क्या हो जाएगा? 16 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 12, 12 यानी 12 का अंडर रूट 2 रूट 3, तो 4 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन में 2 क्या हो जाएगा? 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो यहाँ से आपको a की दो वैल्यूज मिली। सही। अब क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में दिया गया है कि a और b की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में ही हो सकती हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है a और b की जो वैल्यूज हैं 0 से 1 के बीच में हो सकती हैं। अब 1 से आगे अगर जाएगा या 0 से पीछे जाएगा तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। सही, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपको a की दो वैल्यूज मिली, 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। क्या 2 प्लस रूट 3 वाला कंसिडर करेंगे हम लोग? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 प्लस रूट 3 तो 1 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको 2 माइनस रूट 3 ही कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो a की वैल्यू आपकी आ गई वो आ गई 2 माइनस रूट 3। अगर a की वैल्यू ये है तो वही b की भी वैल्यू होगी, क्योंकि हम a इक्वल टू b वाला केस लेके चले थे। अब आप एक केस में और भी ले चल सकते हैं, क्या कि a इक्वल टू माइनस b आप लेके चलिए, जो आपके यहाँ से निकला हुआ था। तो मान लीजिए आप a इक्वल टू माइनस b पुट कर देते हैं। देखिए a इक्वल टू b वाला केस डन हो गया। अब a इक्वल टू माइनस b वाला केस हम देखते हैं। देखिए a स्क्वायर माइनस का 2a है, अब b को अगर आप माइनस से पुट करोगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, 2a 2a कैंसिल आउट, a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू आपको मिलेगी प्लस माइनस आयोटा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? a प्लस आयोटा इंटू a माइनस आयोटा। सही, तो आपको दो रूट यहाँ से मिल गए। तो क्या ये कंसिडरेबल है? नहीं, क्योंकि a और b रियल दे रखा, तो a इमेजनरी कैसे हो सकता है? इमेजनरी कैसे हो सकता है? क्वेश्चन में ही रियल दे रखा। तो जो ये केस है आपके पास, ये केस आपका गलत हो गया, मतलब ये केस हमारे काम का नहीं है। क्यों हमारे काम का नहीं है? क्योंकि ये वायलेट कर दे रहा है जो क्वेश्चन में दिया गया कंडीशन, ए और बी रियल होना चाहिए और साथ ही साथ में ए और बी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आनी चाहिए। यहाँ पे तो आपका इमेजनरी आ गया, तो आप इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो जो आपका ओवरऑल रिजल्ट आपका आंसर आ गया, तो आपका आंसर यही आ जाएगा। कौन सा? ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ये वाला पार्ट, ये वाला आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, ये वाला पार्ट जो आपका, ये आंसर है आपका। ठीक है, ये आंसर है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा इसको सॉल्व करने का ना, तो बना भी होगा कई लोगों से। आसान क्वेश्चन था। नॉर्मली आप जो हम लोग इसको मेथड को लंबा कर दिए, इसको आपको समझाने के लिए लंबा किए, आप डायरेक्टली इसको 3 लाइन 4 लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन इसमें कुछ था नहीं, एक बार हम फिर से आपको दिखा देते हैं ऊपर से लेके। क्या किए हम लोग? एक ट्रायंगल था जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल था, आपको तीनों साइड दे रखी, सॉरी तीनों वर्टिसेस दे रखे, तो आपको तीनों साइड निकाल के बराबर कर दें। ये पहला अप्रोच है। इस अप्रोच में आप कुछ नया नहीं किए, सिंपल सा आप लेंथ निकाल के इक्वल कर दिए। अब आपको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक आइडेंटिटी पता होगा आप लोग को। अभी जो लास्ट की 1 या 2 क्लास के पहले हम लोग डिस्कशन किए थे कि अगर Z1 और Z2 और Z3 एक वर्टिसेस हैं किसके इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर ये किसके बराबर आता है? Z1 Z2 Z2 Z3 Z1 Z3 के बराबर आता है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, नहीं पता तो हम लोग इसको डील करते हैं। ध्यान से समझिए, इसके पैरेलली में हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। मेथड नंबर 2 में आपको दिखाते हैं। देखिए कौन सा है? ये मेथड नंबर 2 है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट भी तो यूज करना जरूरी है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं हम लोग। नॉर्मल मेथड से तो सॉल्व कर ही सकते हैं, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से भी सॉल्व करके इसको देखेंगे। देखिए आपको 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए। एक Z1 है, क्या एक Z1 है आपके पास a प्लस आयोटा, ठीक है, और एक आपको Z2 दे रखा 1 प्लस बी आयोटा, एक आपको Z3 दे रखा है जो कि 0 प्लस आयोटा 0 यानी कि 0 ही है। ठीक है, अब आप ये तीनों अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे तो आपको ये चीज़ तो पता है, इस आइडेंटिटी को सेटिस्फाई तो करेंगे। Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर ये किसके बराबर आएगा? Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 के, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सेटिस्फाई करेंगे। आप नॉर्मली पुट कर दीजिए, Z1 की जगह पे प्लस आयोटा पुट कर दीजिए, तो a प्लस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस Z2 की जगह पे आप 1 प्लस बी आयोटा पुट कर दीजिए, 1 प्लस बी आयोटा का होल स्क्वायर
Z3 का स्क्वायर हो जाएगा 0, प्लस आप Z1 Z2 का मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, क्या हो जाएगा a प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस बी आयोटा, ठीक है। लेकिन अगर आप Z1 और Z3 का मल्टीप्लिकेशन, चूँकि Z3 तो 0 है, तो Z3 जिस जिस टर्म में आएगा वो तो 0 बना देगा, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा और ये टर्म भी 0 हो जाएगा, बचेगा ये। तो आप क्या करिए, दोनों साइड में बीच में इक्वलिटी का साइन है ना, कहाँ गया, सॉरी यहाँ पे इक्वल का साइन है, इसको इरेज करते हैं हम लोग, ये इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे 0 लगा हुआ, ये इक्वल लगा हुआ। आप दोनों साइड में स्क्वायर, जो इस चीज़ को, इसको आप सॉल्व करिए, ओपन करिए, ए स्क्वायर माइनस का 1, चूँकि प्लस का आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, प्लस का 2 आयोटा ए प्लस 1 माइनस का बी, चूँकि बी आयोटा का होल स्क्वायर यानी बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर ही सकते हैं। 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 2 आयोटा बी। इस साइड में आप चलिए, तो आप कैलकुलेशन को देखते चलिएगा, ए है प्लस ए बी आयोटा है प्लस आयोटा है प्लस आयोटा स्क्वायर बी, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 माइनस का बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो आप देखिए 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और आप दोनों साइड में क्या करिए, रियल पार्ट का रियल पार्ट से कंपेरिजन कर दीजिए और इमेजनरी पार्ट का इमेजनरी पार्ट से कंपेरिजन करिए। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपेरिजन तो ऐसे ही होता है, यानी कि ए स्क्वायर, क्योंकि इक्वलिटी का साइन है बीच में, तो आप क्या करेंगे, इक्वल कैसे होगा, जब रियल पार्ट के इक्वल होगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका रियल पार्ट है, ये किसके बराबर आएगा, ए माइनस बी, जो कि इधर साइड वाले टर्म का रियल पार्ट है। ये पहला इक्वेशन आपको मिल गया। दूसरा इक्वेशन आपको क्या मिलेगा, इमेजनरी पार्ट इसका, क्या इमेजनरी पार्ट है इसका, 2a प्लस 2b, ये किसके बराबर आएगा, इसका इमेजनरी पार्ट क्या है 1 प्लस ab, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया, सही है। इतना तक आपको समझ में आया, बहुत ही आसान सा कैलकुलेशन है, कुछ नया चीज़ नहीं है, लेकिन जो शुरुआत का कॉन्सेप्ट था, अगर वो आइडेंटिटी आपको पता है तो आप आसानी से डील कर सकते हैं। देखिए, आप पॉइंट के रेस्पेक्ट में गए तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ यूज नहीं किए, उससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इधर से कॉन्सेप्ट से गए तो आप इससे भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडेंटिटी यूज़ किया है, अब इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू माइनस बी के बराबर है, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। यहाँ से आप देखिए क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ये वैल्यू, ये किसके बराबर है, ए माइनस बी के, ठीक है। तो आप ए माइनस बी को इस साइड में लेके आइए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0, या तो ए की वैल्यू बी के बराबर आएगी या तो ए प्लस बी की वैल्यू 1 के बराबर आएगी, ठीक है। तो आप दोनों केसेस को देख सकते हैं, ध्यान से समझिए। यहाँ पे क्या है, हम पहला इक्वेशन को देखें ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, और ये माइनस बी के बराबर है, तो आप ए माइनस बी को साइड में कॉमन ले लीजिए, तो ए प्लस बी माइनस का 1, ए प्लस बी की वैल्यू 1 होगी, या तो ए की वैल्यू बी के बराबर आएगी, सही है। तो आप इसको यहाँ से डील कर सकते हैं। ए की वैल्यू बी के बराबर आएगी तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इसमें पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू अगर बी के बराबर है तो आप दूसरे इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इसमें आप पुट कर दीजिए, इस वाले में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4a, बिल्कुल जो हम लोग पहले देख चुके हैं, जो पिछले मेथड में देखे थे, ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4a बन जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से फिर से आपको 2 रूट मिल जाएंगे, उसमें से आप एक को इग्नोर कर देंगे और एक को कंसीडर कर लेंगे। तो बिल्कुल जो पहले मेथड में हम लोग किए हैं, आखिरी में वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको यहाँ भी सॉल्व करना पड़ रहा है, ठीक है, क्लियर है। एक बार हम आपको दिखाते हैं क्या हम लोग किए हैं। यहाँ पे जो पहला अप्रोच है, इसमें आपको क्या करना है, नॉर्मली जो पॉइंट के फॉर्म में डिनोट करके आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आसानी से आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं। अब दूसरे मेथड में हम लोग क्या किए, कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडेंटिटी जो कॉन्सेप्ट है उसका वही यूज़ किया है। कौन सा कॉन्सेप्ट है, अगर Z1 Z2 और Z3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर की वर्टिसेज हैं तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर किसके बराबर आता है, Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 के बराबर आता है, ठीक है। इतना तक कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। आप इसमें कोई नया मेथड भी देखिए, एक मेथड हम आपको और बताते हैं कि वो ऐसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा नीड नहीं है। देखिए, यहाँ पे अगर आप Z1 Z2 Z3 को देख रहे हैं, तो अगर तीनों साइड इक्वल दिया गया है तो आप Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस निकालिए अलग से, Z2 माइनस Z3 का मॉडुलस निकालिए, आप Z1 माइनस Z3 का मॉडुलस निकालिए, तो अल्टीमेटली वो यही चीज़ बनाएगा, कुछ नया नहीं बनाएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ ना वही बनाएगा, इसलिए उसका नीड यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। आप एक और चीज़ कर सकते हैं, देखिए आप एक यहाँ पे कर सकते हैं,
जो इनके बीच का एंगल है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री होगा। तो आप जो ए बी लेंथ है, ए बी वेक्टर है, जो हम पिछले क्वेश्चन में बोल रहे थे, ए बी वेक्टर है और यहाँ पे एक वेक्टर है बी सी वेक्टर, तो आप इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो आप बाद वाले वेक्टर को पहले वाले वेक्टर के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं, कैसे, z1 माइनस z2 इज इक्वल्स टू z3 माइनस z2 इंटू ई की पावर आउटा पाई बाई 6, क्योंकि दोनों का मॉडुलस सेम है। तो आप ऐसे भी जा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी मेथड से जा सकते हैं ना। तो लेकिन गलत नहीं, कोई भी मेथड सब सही है। इससे भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं, इस वाले मेथड से भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो दोनों मेथड हम आपको यहाँ पे बता दी। अल्टीमेटली अगर आप कोई नया मेथड ले आ रहे हैं तो लास्ट में आपको यही चीज़ मिलेगा, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मिलेगा, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कोई ऑप्शन नहीं है, आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तो मिलेगा ही, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। और आपको एक वैल्यू रिजेक्ट करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ऑप्शंस में हमको दे रखा है कि ए और बी की वैल्यू रियल है और 0 से 1 के बीच में, सही है। तो दोनों मेथड आपको समझ में आया ना। तो तीसरा मेथड जो हम बता रहे थे, आप उस टाइप से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, वेरियस मेथड से सॉल्व करने पे कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी बढ़ता है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो आपके नोन हो, आपको पता हो, ऐसा ही पेपर में आएगा। तो फिर ये तो नहीं है ना कि आपको पता होगा कौन सा पेपर में क्वेश्चन आने वाला है। तो कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा, क्वेश्चन नहीं पता रहेगा। तो कॉन्सेप्ट आपको अगर पता है तो उस कॉन्सेप्ट को जितना वैरायटी हो सकता है उतना टाइप से समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे आपको समझ में आ गया है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आप इसको आसानी से एक तरफ से अच्छे से नोट कर लीजिए अपनी नोट्स में, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है सब में। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपके पास, एक रोटेशन का क्वेश्चन है। देखिए रोटेशन का क्वेश्चन है, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है z इज इक्वल टू 3+4 आउटा। इसको हम लोग रोटेट कर रहे हैं किसके, एक दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर की जो कि फिक्स है, वो क्या है 1+2 आउटा, उसके अबाउट हम रोटेट कर रहे हैं। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री से। तो आपको क्या करना है, जो नया पोजीशन है जेड का वो निकालना है। तो यहाँ से हम आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देने वाले हैं कि हम उसके लिए, देखिए अलग से एक लेक्चर नहीं असाइन किए, जो कि ये टॉपिक है इसके लिए हम अलग से लेक्चर भी असाइन कर सकते थे, लेकिन फिर भी इसी क्वेश्चन के थ्रू आप कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करिए, उसको आप नोट्स में अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जनरली लोग इसमें डाउट फील करते हैं, उनको दिक्कत होता है, समझ नहीं आता कि कैसे रोटेशन हुआ। देखिए ओरिजिन के अबाउट था, अभी तक जो नॉर्मल रोटेशन होते थे क्या होते थे, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप थीटा एंगल से रोटेट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उतना तो नॉर्मल था। लेकिन अगर किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट हमको रोटेट करना है तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है। वही डिफिकल्टी को हम लोग सॉर्ट आउट करने वाले हैं यहाँ पर ना। देखिए आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, आप लोग ट्राई कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का, फिर हम आपकी गलती बताएंगे, आप गलती क्या किए होंगे, ठीक है। आपकी गलती सबसे पहले बताएंगे, जो मिस्टेक आप करके बैठे होंगे वही मिस्टेक हम आपको बताएंगे, फिर हम कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, फिर कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझ के तब हम आगे मूव करेंगे। देखिए ध्यान से, आप लोग गलती क्या कर रहे होंगे बता रहे हैं आपको, मिस्टेक आपका क्या होगा, वो मिस्टेक क्यों होगा वो भी हम देखेंगे। मिस्टेक, आप क्या मिस्टेक कर रहे होंगे हम आपको बताते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास ये आर्गेंट प्लेन है, सही। अभी अगर आर्गेंट प्लेन है तो इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया गया है। देखिए एक है जेड है 3+4 आउटा, उसको आपको रोटेट कराना है किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए 3+4 आउटा है, वो क्या है, वो कहीं यहाँ कहीं आएगा, ये 3+4 आउटा है, सही। और आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि है 1+2 आउटा, तो वो यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। अब इसके अबाउट आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट करना। देखिए ये क्या रियल एक्सिस है, इसको आप लिख सकते हैं, ये रियल एक्सिस है, सॉरी यहाँ पे इसको इरेज करते हैं। ये क्या है, ये रियल एक्सिस है और इधर में हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस है, सही। तो आप समझिए इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके अबाउट हमको उसको रोटेट करना है। तो देखिए लोगों को समझ ही नहीं आएगा किस हिसाब से इसको रोटेट हमको करना है। आप लोग गलती क्या क्यों हम बताते हैं। देखिए आपका गलती ये होगा, तो मान लीजिए ये पॉइंट है आपके पास, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट है ना, तो आप इसको रोटेट करना चाहते हैं कितना, 45 डिग्री। तो बहुत लोग ऐसे ही कर दिए होंगे। मान लीजिए हम इसको 45 डिग्री रोटेट कर दिए। मान लो ये नया कॉम्प्लेक्स नंबर हमको मिला, ये पुराना कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो जेड डैश क्या होगा, जेड इंटू ई की पावर आयोटा 45 डिग्री, ठीक है। आप लोगों ने में से कई लोगों ने ये मेथड लगाया होगा। ये मेथड सही है, लेकिन जो उसका
फिक्स पॉइंट है वो 1+2 आयोटा नहीं है, वो ओरिजिन है। आपको समझ में आना चाहिए ना। तो ये आपका मिस्टेक हम बता रहे हैं, आप क्वेश्चन में यही किए होंगे। अगर आप ये करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना। देखने में बिल्कुल सही लगेगा कि किसी पॉइंट के अबाउट कैसे हम रोटेट कर सकते हैं। मान लीजिए आप, अगर आपका ये पॉइंट है, ये है, तो आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अबाउट इसको रोटेट कैसे करें। तो रोटेशन तो 45 डिग्री का ही होना है जेड का। अब वो किसके अबाउट है, इससे थोड़ा डिपेंडेंसी समझ नहीं आता लोगों को, ठीक है। तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं। अब ये क्यों आ रहा है, इसका डिस्कशन हम लोग अभी करते हैं ना। तो ये मिस्टेक आपका है, ये आप गलती है, आप इसको ना करें तो अच्छा है, लेकिन आप पहली बार अगर प्रैक्टिस में करें तो आप इसको गलती करेंगे, ठीक है। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट देखें, इसका कॉन्सेप्ट होता क्या है, ठीक है। कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको आप रोटेट करें। कैसे आप रोटेट करते हैं, ध्यान से समझिए। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लेन है, आर्गेंड प्लेन है, ठीक है। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। अगर यही ये लोकेटेड यहाँ पर है, तो मान लीजिए इस प्रकार से आप इसको दिखा रहे हैं, सही। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका। कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लीजिए जेड है, ये जेड है। क्या है, ये एक्स प्लस आयोटा वाई आप मान लीजिए, या आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी आर ई की पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं। अब आप इसको क्या कर रहे हैं, देखिए मान लीजिए थीटा मत लिखिए, आप अल्फा लिखिए, अल्फा लिखिए। ये मान लीजिए अल्फा एंगल से यहाँ पे हमारे पास है, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब मान लीजिए इसको थीटा एंगल से रोटेट करना चाहते हैं। देखिए आप इसको अगर रोटेट करना चाहते हैं थीटा एंगल से, मान लीजिए थीटा एंगल से आप रोटेट किए तो आपको एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। कितने एंगल से रोटेट किए इसको, थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपको मान लीजिए जेड डैश मिल गया। अब वो जेड डैश क्या होगा, सिंपली देखिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसमें आप कुछ नहीं किए, सिंपली थीटा एंगल से रोटेट कर दिए बस। तो क्या हो जाएगा, अब आपका जो नया आर्ग्यूमेंट है, पहले अल्फा आर्ग्यूमेंट था, अब क्या हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा, क्या हो जाएगा आर ई की पावर आयोटा अल्फा प्लस थीटा, सही है। आप इस जेड डैश को क्या लिख सकते हैं, आर ई की पावर आयोटा थीटा इंटू आर ई की पावर आयोटा अल्फा। तो आर ई की पावर आयोटा अल्फा क्या है, जेड है, यानी कि जेड इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। तो ये कॉन्सेप्ट है रोटेशन का, ये रोटेशन का कॉन्सेप्ट है। आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो देख लीजिए इसको ध्यान से क्या लिखा हुआ है। तो मतलब आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट कर दिए थीटा एंगल से। अब किसके अबाउट ये रोटेशन हुआ है, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, क्योंकि ये पता होना आपको ज़रूरी है। आप रोटेशन तो कर दिए, अब किसके अबाउट हो रहा है ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर वो आपको समझ में आ गया कि किसके अबाउट रोटेशन है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए ये तो सबको पता होगा, इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नया चीज़ नहीं है, या कोई डिफिकल्टी वाला पॉइंट नहीं है कि ना समझ में आया। सिंपली आप रोटेट किए थीटा एंगल से, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप थीटा एंगल से रोटेट कर रहे हैं, तो बाई डिफ़ॉल्ट वो रोटेशन एक फिक्स पॉइंट के अबाउट होता है। वो फिक्स पॉइंट है ओरिजिन। ये पॉइंट ध्यान से समझिए, ओरिजिन फिक्स पॉइंट है। क्यों ओरिजिन फिक्स पॉइंट, इसलिए है कि आप इस पॉइंट को देख रहे हैं, ये आपका पॉइंट मूव नहीं कर रहा। मूव क्या कर रहा है, जेड मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है, थीटा एंगल से मूव कर रहा है। तो जो आपका ये पॉइंट था, ये तो आपका फिक्स बना हुआ है। आप इसको क्या किए, थीटा एंगल से रोटेट कर दीजिए जेड को। तो फिक्स पॉइंट कौन सा है, ओरिजिन है। अब फिक्स पॉइंट अगर हम चेंज करेंगे तो सारा केस ही चेंज हो जाएगा, नहीं समझ में आया। अगर फिक्स पॉइंट को हम चेंज करेंगे तो सारा केस ही चेंज हो जाएगा। ये जो नॉर्मल रोटेशन है, ये रोटेशन किसके अबाउट है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिए, पहला केस है ये किसके अबाउट है, ओरिजिन के अबाउट है, ठीक है। ओरिजिन के अबाउट है, ठीक है। ओरिजिन के अबाउट अगर हम कर रहे हैं थीटा से, तो आप नए कॉम्प्लेक्स, जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिलेगा जेड डैश, वो क्या होगा, जेड इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। लेकिन अगर हम किसी एक रैंडम पॉइंट के अबाउट रोटेट करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, तो कैसे हम उसका डिस्कशन करेंगे ना। देखिए एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई पॉइंट को हम रोटेट कर रहे हैं, तो जो फिक्स पॉइंट है उससे जोड़ने वाली लाइन थीटा एंगल से रोटेट हो रही है। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा यूँ है, क्वेश्चन में लिखा यूँ है कि
कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर 3+4 आयोटा है, इसको आप रोटेट किससे कर रहे हो, दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि फिक्स्ड है उसके अबाउट आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो, तो आपके नई पोजीशन का कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है ना। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है, हम ओरिजिन के अबाउट देखना है, ओरिजिन के अबाउट हम जान के बैठे हुए हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता अगर किसी रैंडम पॉइंट के अबाउट हम करेंगे तो क्या बनेगा। तो मान लीजिए दूसरा केस हम यहाँ पे देखते हैं, रैंडम अबाउट, रैंडम पॉइंट अगर है मान लीजिए, तो कोई दूसरा केस है, कोई एक रैंडम पॉइंट है, उसको हम समझना चाहते हैं, एक रैंडम पॉइंट के अबाउट हमको निकालना, ठीक है, रैंडम पॉइंट। अब आप समझने का प्रयास करिए, देखिए ये हमारे पास आर्गन्ड प्लेन है ना, और हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यहाँ कहीं है मान लीजिए, सही, बिल्कुल जैसे पिछले केस में था, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास ना। देखिए आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से जोड़ने वाली लाइन से भी डिनोट कर सकते हैं, आप उसको एक पॉइंट से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये है, अगर आप यहाँ पे पॉइंट से डिनोट करने की बात करें, जो पॉइंट है ना ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही डिनोट कर रहा है। अब आपको इसको रोटेट करना है, एक रैंडम कोई पॉइंट है ना, वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब उससे हमको कॉन्सेप्ट निकालना है ना, मान लीजिए आपके पास वो पॉइंट है यहाँ कहीं, मान लीजिए अगर इसी एक्सिस पर वो पॉइंट होता, फिर आपको रोटेशन करना है, तो आप कैसे रोटेशन करेंगे, थोड़ा समझने का प्रयास करिए क्या हो रहा है। अगर वो पॉइंट फिक्स वाला यहाँ पे है, एक्स एक्सिस पर है, समझिए, अगर वो फिक्स पॉइंट हमारे पास एक्स एक्सिस से है, थोड़ा इसको और एरो से करते हैं, देखिए मान लीजिए फिक्स पॉइंट हमारे पास यहाँ पे ना, थोड़ी देर के लिए आप इसको हटा दीजिए रेड पेन से, सॉरी, ये ठीक है, यहाँ भी आप इसको बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए येलो पेन से बनाते हैं, देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा पॉइंट था ये वाला, सही। अब आप इसको अगर रोटेट करना चाहते हैं एक दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रेस्पेक्ट में, वो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये नया कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास Z1 मान लीजिए। अब इसके अबाउट आप रोटेट कर रहे हैं किसको, इस Z को, तो होगा क्या, देखिए मतलब ये लाइन रोटेट होगी, ये जो Z1 पॉइंट है अब ये फिक्स बना रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अब रोटेशन कुछ इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से, और जो ये एंगल है ये थीटा आपका होगा, ये आपको समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जो फिक्स पॉइंट है उसके अबाउट आपको रोटेट करना है, थीटा एंगल से आपको रोटेट करना है, तो फिक्स पॉइंट आपका चेंज नहीं होगा, फिक्स पॉइंट तो जहाँ पे वहीं पे बना रहेगा। तो जो रोटेशन होगा वो किस प्रकार से होगा, आप पहला केस देखिए, जो पहला हम लोग केस देखे थे, कौन सा केस था, ये केस था जब ओरिजिन के अबाउट कर रहे थे, तो ओरिजिन तो हमारे पास फिक्स बना है, तो ओरिजिन से जोड़ने वाली लाइन थीटा एंगल से घूम रही है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। जिस फिक्स पॉइंट के अबाउट आपको रोटेट करना है, उस फिक्स पॉइंट से जिसका रोटेशन होना है उसको मिलाइए आप, उसका थीटा एंगल से रोटेशन होने वाला, ये कॉन्सेप्ट है। अब फिर आप नए कॉम्प्लेक्स नंबर को देखिए क्या हो सकता है। देखिए ये जो पॉइंट हम यहाँ पे Z1 बनाए हुए हैं, ये Z1 पॉइंट आपका कहीं भी हो सकता है, जरूर नहीं एक्स एक्सिस पे हो, कहीं भी हो सकता है। अब नया कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे यही देना चाहते हैं हम, मान लीजिए Z डैश आपको मिला, पहले भी Z डैश मिल रहा था, लेकिन तब आप ओरिजिन के अबाउट रोटेट कर रहे थे ना। हम देखिए, आप थोड़ा सा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, हम ये Z को ओरिजिन से इसलिए नहीं मिला है, आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन फील होने लगता है कि 3-4 लाइन 5 लाइन सब एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रही हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन होने लगता। तो उससे बचने के लिए हम, देखिए आप कॉम्प्लेक्स नंबर को लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि ओरिजिन से मिला रही हो उसको, आप उसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉइंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपको इसका रोटेशन देखना था थीटा एंगल से, किसके अबाउट है, एक फिक्स पॉइंट है Z1 के अबाउट। अब आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझिए, थोड़ा सा सोचने का प्रयास करिए। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए इसको थोड़ा सा और आप एक्सटेंड करके बना देते हैं, एक्सटेंड मत करिए, रहने दीजिए जितना ऐसे रहने दीजिए, ये है, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, क्योंकि जो लेंथ है वो तो सेम रहने वाला है ना। देखिए रोटेशन कर, देखिए इस Z1 फिक्स पॉइंट के अबाउट हम Z का रोटेशन किए थीटा पे, तो जो ये नया वेक्टर हमको मिला है या नया कॉम्प्लेक्स नंबर जो मिलेगा ये, वो और इसका लेंथ तो सेम ही होना है ना। तो आप Z डैश को अगर लिखना चाहते हो, Z डैश को आप कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझिए।
जेड डैश को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए जो नया वेक्टर है आपका वो है जेड डैश माइनस का जेड वन है, सही है। कौन सा वेक्टर है, नया वेक्टर है, जेड डैश माइनस का जेड वन, सही है। अपॉन अगर आप जेड डैश माइनस जेड वन का मॉडुलस लिख देते हैं तो ये किसके बराबर आएगा, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड वन का मॉडुलस है, ये मॉडुलस है ई की पावर आयोटा थीटा, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना, ये क्लियर है। और जो जेड डैश माइनस का जेड वन होगा इसका मॉडुलस जेड माइनस जेड वन के मॉडुलस के बराबर है, क्योंकि आप रोटेशन ही किए हैं। अब वो ओरिजिन के अबाउट रोटेशन नहीं है, वो फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेशन है, तो लेंथ तो सेम ही रहेगा ना, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप आगे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जेड डैश माइनस का जेड वन इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन ई की पावर आयोटा थीटा। तो ये अपने आप में एक बहुत ही गुड कॉन्सेप्ट है, कैसे आया है डेरिवेशन इसका आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखिए आप इसको नोट कर लीजिएगा और इसका पूरा डेरिवेशन आपको समझ में आना चाहिए, अगर डेरिवेशन नहीं समझ में आएगा तो किसी काम का नहीं है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया। कैसे आया पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे दिखा दिया, सही, देखिए पूरा डिटेल में आपको दिखा दिया, सही। तो देखिए पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे दिखा दिया, सही। तो देखिए पहला जो आप मिस्टेक करने वाले थे उस मिस्टेक को हम आप आइडेंटिफाई कर दिए कि आप मिस्टेक क्या कर सकते थे। अब वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है। अब कॉन्सेप्ट उसके पीछे क्या है, आप ओरिजिन के अबाउट रोटेशन का कॉन्सेप्ट जानते हैं। अगर आप किसी रैंडम पॉइंट के अबाउट रोटेशन कर रहे हैं तो उसका कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा उसमें, उसमें कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला डिराइव होता है। अगर ये आप डायरेक्टली लिख देंगे, देखिए आप अगर डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज करने जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कहाँ से आया हुआ। उसका कॉन्सेप्ट ये है, अगर आप फिक्स पॉइंट चेंज करते हैं तो जो थीटा से रोटेशन होगा वो वेक्टर ही चेंज हो जाएगा। पहले आप ओरिजिन के अबाउट रोटेट कर रहे थे तो ओरिजिन से मिला रहे थे लाइन को, उस पॉइंट को। अगर आप दूसरे फिक्स पॉइंट से करेंगे तो फिक्स पॉइंट से आपको मिलाना पड़ेगा जेड को। अब वो जेड वन पॉइंट आपका जो यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे बना रखे हैं ना, एक्स एक्सिस पे जरूर नहीं हो, ये आपका कहीं भी हो सकता है, सही, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं। तो अब जो क्वेश्चन में आपको दे रखा था वो क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली पुट कर देना, देखिए क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली पुट कर देना, ठीक। देखिए सॉल्व करके हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या करना था आपको। जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर है आपको वो निकालना है। नया कॉम्प्लेक्स नंबर आप कैसे निकाल सकते हैं, जेड डैश माइनस का जेड वन किसके अबाउट करना है वही चलना है हमको, वन प्लस टू आयोटा दे रखा है, इसी के अबाउट आपको करना है। ये किसके बराबर आएगा, जेड माइनस जेड वन, जेड तो आपको पहले से दिया हुआ है क्या, थ्री प्लस फोर आयोटा, ये क्वेश्चन में दे रखा है, सही है, माइनस वन माइनस टू आयोटा, ठीक है, यानी कि जेड माइनस जेड वन हो गया। ई की पावर आयोटा पाई बाई फोर एंगल से आपको घुमाना भी है, सही। जेड डैश हो जाएगा माइनस का वन प्लस टू आयोटा इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री माइनस वन यानी कि टू प्लस टू आयोटा इंटू ये हो जाएगा वन बाई रूट टू प्लस आयोटा बाई रूट टू, सही है, क्योंकि कॉस ऑफ पाई बाई फोर प्लस आयोटा साइन पाई बाई फोर हो जाएगा, सही। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, जेड डैश इज इक्वल्स टू वन प्लस टू आयोटा प्लस रूट टू से आप डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, रूट टू प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए टू से, तो रूट टू प्लस रूट टू आयोटा प्लस रूट टू आयोटा माइनस का आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया आयोटा स्क्वायर माइनस का वन माइनस का रूट टू, सही है। ये रूट टू से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, सही। जेड डैश आपका क्या निकलेगा यहाँ से, जेड डैश इज इक्वल्स टू वन प्लस टू रूट टू आयोटा, वन प्लस टू रूट टू आयोटा, ठीक है। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो क्लियर आपको समझ में आया ना। तो जो कॉन्सेप्ट है पहले आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, पूरा डिस्कशन आपको समझ में आना चाहिए किस प्रकार से हम इसको यहाँ पे डील किए, सही। तो क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम।
थोड़ा इसको जूम कर देते हैं, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना। तो आपको गलती नहीं करनी है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना ज़रूरी है। अगर आप और ओरिजिन के अबाउट रोटेट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर में एक ही पावर आइटा थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन अगर आप किसी रैंडम पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो आपका केस बदल जाएगा। नए केस में आपके पास क्या होने वाला है, तो कुछ इस प्रकार का आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा। सही है। तो हम लोग 3 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिए हैं। 3 क्वेश्चन की 4 क्वेश्चन, 3 ही क्वेश्चन हुआ अभी ना। तो मतलब अभी कौन का 53 नंबर का क्वेश्चन हुआ, 52 नंबर का हुआ और अभी 54 नंबर का हो गया, यानी 3 क्वेश्चन लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें भी हम लोग दो से तीन क्वेश्चन उसमें भी डिस्कस करेंगे। तो आप ये क्वेश्चन का PDF हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। देखिए जब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे हैं तो आप लोग ट्राई करिए, सही है। उसके बाद आंसर आपको मैच कराना। आप डायरेक्टली सॉल्यूशन भी देख लेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि आपकी गलती क्या है, आप समझ क्या रहे। देखिए समझने में तो समझ में आएगा, इतना फ्लुएंटली समझाएंगे, इतना आसानी से समझाएंगे, समझ में आएगा। लेकिन आपको खुद अप्लाई करना है, क्वेश्चन तो आपको खुद ही सॉल्व करना है, हम तो आएंगे नहीं सॉल्व करने पेपर में। तो आपको सॉल्व करना है तो आपको पहले ट्राई कर लेना है, उसके बाद आपको डिस्कशन देखना है, सही। तो 3 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 2 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करते हैं। तो इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। थोड़ा सा बड़ा लेक्चर हो गया होगा, लेकिन आप लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मिले। 2 कॉन्सेप्ट हम आपको यहाँ पे दिए, 2 कॉन्सेप्ट मेन कॉन्सेप्ट हैं वो आपको हम यहाँ पे दिए हैं। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं, सॉरी 52 में है ना, तो 52 में तो कुछ नया कॉन्सेप्ट था नहीं ना, सही था, कोई भी तो प्रीवियस कॉन्सेप्ट था। इसमें भी कुछ नया कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं था। एक वो आइडेंटिटी का जो यूज था ना, वो आपको पता होना ज़रूरी है, जो यहाँ पे हम लोग यूज किए थे, ये आपको पता होना ज़रूरी है। अगर आपको याद रहेगा तो आप डायरेक्टली आंसर निकाल लेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। आप बेसिक से जाके इसको सॉल्व कर सकते हैं, सही। तो हम लोग क्लास को एंड करते हैं ना। आप लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, क्योंकि वो लोग भी अगर पढ़ेंगे तो उनको भी बेनिफिट यहाँ से मिलेगा ना। क्योंकि डिस्कशन हम लोग इस प्रकार से कर रहे हैं ना, बहुत डीप में डिस्कशन करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट का डिस्कशन डीप में, फिर क्वेश्चन के थ्रू नए नए कॉन्सेप्ट सीखना, उनको अप्लाई करना, तो ये सब का डिस्कशन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे अभी, ठीक है। थैंक यू सो मच।